नेक्स्ट लेक्चर जो हमने आज डिस्कस करना है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हम प्रीवियसली क्या कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको जो एक ओआर का ऑपरेशंस रिसर्च का एक इंट्रोडक्शन दिया, जिसके सिंपल वर्ड्स में ये है कि किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कंप्यूटर की फील्ड में हैं या इकोनॉमिक्स की फील्ड में हैं, मैथमेटिक्स की फील्ड में है, बैंकिंग में है, तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। घरों की बात कर लें, आपकी वालदा आपके वालदैन पैसे, उसको लिमिटेड पैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करते हैं। अच्छा जी, इधर इतने फीस पे लगा देंगे, इतने खाने पे कर लेंगे, और व्हाटसोएवर जो भी है, हर जगह पर यही काम है। लेकिन वहां पर आप समझ लें कोई मैथमेटिक्स वो यूज नहीं करते, सिंपली वो अपनी पर्सनल ओपिनियन से ही डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो मैनेज करते हैं। सफर में जाना हो, लोग जगह मैनेज करते हैं, अच्छा तुम इधर बैठ जाओ, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तो बहरहाल मैनेज हो जाता है। तो हर जगह पर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात ही हो रही है। हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। क्वेश्चन ये है कि उन अनलिमिटेड रिसोर्सेज चूंकि नहीं है, लिमिटेड है, तो बड़ा वाइजली हमने अपने रिसोर्सेज को यूज करना है ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। अब किसी भी, लास्ट टाइम भी बात हो रही थी कि किसी भी जो फर्म है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि किसी ना किसी तरह से जो भी उनके पास फंड्स अवेलेबल है, अगर कोई मशीन है, रखने के लिए जगह उनके पास जितनी भी अवेलेबल है, काम करने के लिए एम्प्लॉइज जितने भी उनके पास अवेलेबल हैं, तो किस तरह से उन रिसोर्सेज को वो यूज करें, और प्रॉफिट की अगर बात प्रॉफिट की कर रहे हैं, तो प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो है वो करना उनके लिए कंसर्न हो। ठीक है, देन रिसोर्सेज लिमिटेड। अब दो ऑब्जेक्टिव सेम टाइम, इस लीनियर प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम है उसमें हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। सिंगल ऑब्जेक्टिव एट अ वन टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैंने शायद कही थी कि ये जो आप लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हो, आप ऐसे एग्जांपल कर लो कि फर्ज करें आपके घर में, आप जिस कमरे में रह रहे हैं, आपके अंकल आ जाते हैं और आपकी वालदा आपको कहती हैं कि जाओ बेटा ये चादर ले लो और ड्राइंग रूम में जाओ और जाके सो जाओ, आपके कमरे में अंकल आ गए, उन्होंने सोना है। आप ले जाते हो चादर, जाके बिछाते हो, चादर जरा साइज में कम है, तो आपने अब ऊपर लेटना है। जब चादर आप नीचे बिछा के लेटने की कोशिश करते हो, तो आधे पांव आपके नीचे चले जाते हैं। ठीक, फिर आप क्या करते हो, दोबारा उठ के देखते हो और देखते हो कि अच्छा, अगर मैं चादर बिछा तो ली है, अगर मैं इसको फर्ज करें, ऐसे में कह रहा हूं कि इस तरह की अगर चादर का साइज है, तो आप यहाँ पर सर रखें और लेटें और कहें जी मेरे पांव तो चादर के नीचे सारे के सारे जो है वो चले गए, अब क्या करूं। तो फिर बाद में शायद ये आप अकलमंदी दिखाते हो और कहते हो कि नहीं, आप ऐसा करते हैं, इधर सर रख लेते हैं और टांगे ना जरा फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे करके ना, जैसे सर्दी बच्चों को लग रही होती है तो फोल्ड कर लेते हैं। आप कहेंगे हाँ ये ठीक है। इसे कहते हैं चादर देख के पांव फैलाना। चादर देखी, हम कहा हाँ, डिसाइड किया किधर पांव फैलाऊं, तो आपने कहा हाँ ऐसे करके टेढ़े मेढ़े करके फिक्स कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं, उर्दू की वो कहावत है ना, चादर देख के पांव फैलाएं, तो इसे कहते हैं चादर देख के पांव फैलाएं। आप शायद समझ रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं, जरा सोचे तो सही कि चादर देख के पांव फैलाने का मतलब होता क्या है लॉजिकली। तो चादर देख के पांव फैलाने का मतलब लॉजिकली होता है कि अपने रिसोर्सेस को देखते हुए आप उसकी यूटिलाइजेशन का डिसीजन करें। यही मतलब होता है चादर देख के पांव फैलाना। तो क्या ये नहीं है, ये चादर देखी पांव फैलाए, यानी चादर क्या थी, आपके रिसोर्सेस, और आपने अपने रिसोर्सेस को देखते हुए डिसीजन किया कि मुझे इस, जो मेरे पास एक लिमिटेड सी चादर अवेलेबल है, इसको देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे अपना डिसीजन जो है वो परफॉर्म करना है। तो इसे ही कहते हैं चादर देख के पांव फैलाएं। और ये जो सारा काम हम करते हैं, ये हम करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के बेस पे। तो जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर अगर उर्दू में तर्जमे की मुझे आप बात कहेंगे तो मैं कह दूंगा कि जी लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब अगर उर्दू तर्जमा करना हो तो उसे कहते हैं चादर देख के पांव फैलाएं। मींस लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें अपने रिसोर्सेज को देखते हुए आप डिसीजन करते हो कि जी हमें क्या करना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, डेवलपमेंट, कि आपने प्रॉब्लम्स को सबसे पहले जो है वो डेवलप करना कंसर्न है, यानी कि बनाना है।
तो डेवलपमेंट में हमारे पास 3 एक्चुअली कंपोनेंट होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट ऑफ एलपी दैट इज लीनियर प्रोग्राम। पहला जो इसमें होता है, हमने डिसीजन वेरिएबल देखने होते हैं। डिसीजन वेरिएबल्स, क्या डिसीजन करना है? अगर कोई टेबल बनानी है, चेयर बनानी है, पेंट बनाना है, तो लाजमी नहीं कि 2 होते हैं, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4। क्योंकि नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन भी परफॉर्म करनी है, तो वो 3-4 के साथ होगा। नो डाउट आपकी क्लास के लिए मैं कंप्यूटर भी यूज करूंगा, और बल्कि आपको भी मैं इनकरेज करूंगा कि आप छोटा सा प्रोग्राम, जो कि कोडिंग आप कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हो, तो थोड़ा सा एल्गोरिथम मैं समझाऊंगा जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। और डायरेक्ट कैलकुलेशन जो है कि बने बनाए सॉफ्टवेयर्स एक्सेल पर भी अवेलेबल है, वो आप करोगे। लेकिन मैं आपसे डिमांड करूंगा कि आप छोटा सा, चाहे आप किसी ग्रुप के फॉर्म में मुझे करके देंगे, तो छोटे से कोड्स बनाएंगे। आप कहें जी देखिए, जो आपने हमें एल्गोरिथम समझाया था, हमने उसको अपनी जो लैंग्वेज पढ़ी, या मे बी जावा या सी या विजुअल बेसिक, तो हमने ये एक छोटा सा कोड कर दिया। तो पर्पस क्या था? ट्रेन करना आपको कि एल्गोरिथम को कोड कैसे करते हैं। फिर सेकंड स्टेप था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि या तो मैक्सिमाइजेशन हो सकती है, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, स्पेस, या मिनिमाइजेशन, कॉस्ट, कंसर्न। तो स्लैश कर दिया, इसका मतलब दोनों में से एक, दोनों नहीं। और तीसरी जो चीज थी वो थी कि क्या आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कोई लिमिटेशन तो नहीं है। आप कहें हाँ रिसोर्सेज की है, जगह की है, लेबर आवर्स की है, तो कंस्ट्रेंट्स। तो ये 3 जो है वो अगर आप करेंगे, और पिछले एक्सरसाइज में, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा कि आपके साथ 3-4 एग्जांपल शेयर की गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती थी। तो पहला काम यही किया जाता था, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा, जब डेवलपमेंट हो जाती है, आपने डिसीजन वेरिएबल्स हो गए, अब नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने क्या फिर डिसाइड किया? डिसीजन वेरिएबल्स का मतलब ये है कि आपने उन वेरिएबल्स के मतलब क्या डिसाइड किया, कितने टेबल बनाने हैं, कितनी चेयर बनानी है। अगर हम इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट की एग्जांपल की बात करें, तो कितना इंटीरियर पेंट बनाना है, कितना एक्सटीरियर पेंट बनाना है। तो क्या डिसाइड क्या किया, यानी कि सोल्यूशन क्या था आपने दिया, वो भी देना है हमने। वही काम अब मेनली हमने करना है। तो नेक्स्ट फेज अब आ गई। एक तो थी डेवलपमेंट फेज, यानी कि प्रॉब्लम को हमने डेवलप कैसे करना है, तो वो तो हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट जो फेज आ रही है वो है इसका सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट फेज है सॉल्यूशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम, जो कि मेन मतलब डेवलपमेंट के बाद का जो स्टेप है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम। ये अब हमारा कंसर्न है, सॉल्यूशन ऑफ एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक तो है इसमें ग्राफिकल मेथड, और एक है इसमें न्यूमेरिकल मेथड। नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या हम कोई ग्राफ वगैरह ड्रॉ करेंगे, तो यस, हम इसमें ना कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ की मदद से कुछ डिसीजन कर देंगे कि अच्छा आप इतने 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 चेयर बना लो, टेबल बना लो, या इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट बना लो, तो आपका ये काम हो जाएगा। वो जो ग्राफिकल मेथड है, उसमें 2 मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड, कॉर्नर पॉइंट, और एक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन मेथड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन मेथड। ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम क्या है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, हम इस चीज से फेमिलियर हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 2 डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, एक को हम इधर रख लेंगे, एक इधर रख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि लाजमी तो नहीं है कि डिसीजन वेरिएबल 2 ही हों,
3 हो जाएं तो जाहिर है ग्राफ मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो फिर हम न्यूमेरिकल मेथड फॉर द सॉल्यूशन आ जाएंगे और इस न्यूमेरिकल मेथड का नाम है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड, और इस सिंप्लेक्स मेथड में चाहे 2 डिसीजन वेरिएबल हो, वो तो चले ग्राफ में हमने देखना है ना ताकि चीजें समझ आए वहां पर, तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, हाँ ये बात ठीक है कि मैनुअल कैलकुलेशन बढ़ती है आपसे, तो देन इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आपको कंप्यूटर्स पे चले जाएंगे, एक एल्गोरिदम समझेंगे, फिर क्या जी 2 क्या 200 वेरिएबल भी आप कहेंगे, एल्गोरिदम हम वही बनाएंगे और देन लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है मेन जो है वो यही है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम। अब इस सॉल्यूशन के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना, लाइनें, ग्राफ लाइनें लगानी है ऐसा कह ले। अब जरा पहले आपको ये बता दिया जाए कि लाइन कैसे लगानी है ताकि हम अपना प्रॉब्लम जो है उसको हम इसको प्रोसीड कर सके। तो लाइन कैसे लगाते हैं बस ये आपको मुझे बताना है, ये हम समझ सकें तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो हाउ टू ड्रॉ अ लाइन, लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ऑल्दो आपने अपने कोर्सेज में या इवन अपने इसी में भी मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं हर चीज को यही सपोज करूंगा अपनी ड्यूटी में कि मैं उसको रिवाइज करूंगा एंड देन मैं फिर उसको ले, ताकि मुझे पता हो कि जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं तो आपको रिफ्रेश हो चुकी हैं, बजाय इसके कहूं कि घर जाके देख लें या खुद ही पढ़ें इसको, तो आई विल लिटिल बिट रिवाइज इट। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर फर्ज करें मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, तो ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है लेकिन ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी, इसलिए कि इसमें इक्वेशन का सिंबल ही नहीं है। ऐसी इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन। तो इक्वेशन हम उसे कहेंगे दैट कंटेन्स द इक्वलिटी सिंबल, इक्वल साइन। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसमें इक्वलिटी का सिंबल आ जाए लाइक दिस, हाँ ये जरूर इक्वेशन कहलाना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें इक्वल साइन आ गया। अब दूसरी इक्वेशन आपको क्लियर होगी कि मैं इक्वेशन किसे कह रहा हूं, एनी स्टेटमेंट व्हिच कंटेन्स द इक्वलिटी सिंबल। इसके बाद लीनियर का वर्ड क्या है, इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं इस वक्त उनकी पावर है 1, इसकी भी पावर है 1 लीनियर को कहते हैं। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स अननोन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, अगर उनकी पावर लीनियर है यानी कि 1 है, तो उसको हम कह देते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। आप कहिए अगर कोई और लिखें जो लीनियर ना हो तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो लीनियर नहीं है, बल्कि इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉल कर देते हैं। इक्वल साइन की वजह से इक्वेशन, ठीक है इसमें दूसरा वेरिएबल नहीं लिखा मैंने, लेकिन कम से कम वेरिएबल की पावर 1 नहीं तो 2 भी आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिकल आएगी। लेकिन मैंने जो आपसे इस वक्त डिस्कस करना है दैट इज द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन एग्जांपल दी हुई है 4x + 3y = 240, इसकी वजह से ये इक्वेशन 1 की वजह से लीनियर इज अ लीनियर इक्वेशन। अब इसका फर्ज करें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आप जानते हैं कि इवन कंप्यूटर्स में भी थोड़ी बहुत अगर आपने कुछ काम करना हो तो हर चीज का एक मैथमेटिकल एड्रेस होता है। एक पॉइंट भी लगाना हो ना, मैं कहूंगा एक ग्राफ पेपर लो, एक पॉइंट लगाओ, तो आप मुझे पूछेंगे नहीं उसका एड्रेस, अता पता कहां पॉइंट लगाना है। मैं कहूंगा एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 10, वहां जाके पॉइंट लगाओ, तो फिर आप समझ जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है 4 यूनिट इधर जाएंगे, इसे रन कहते हैं, भागना रन, और फिर 10 यूनिट ऊपर जाएंगे, इसे राइज कहते हैं, ऊपर राइज उठना, और फिर जाके एक पॉइंट लगा देंगे। आप कहेंगे जी ये ले, ये इस पॉइंट का एड्रेस है 4, 10, जिसे आप ऑर्डिनरी पेयर बोलते हो, कोऑर्डिनेट्स बोलते हो, जिसका पहले लिखा जाता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में लिखा जाता है उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो आपने वो पॉइंट जो है प्रॉपर्ली मार्क कर लिया, एग्जैक्ट उस एड्रेस पे, एड्रेस दिया तो मार्क किया ना आपने, एड्रेस दिया तो मार्क किया, दैट्स फाइन। अब लाइन क्या होती है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की अगर बात करूं मैं कहूं लाइन, तो आप क्या करें, थोड़े थोड़े कोऑर्डिनेट्स बदलते हुए पॉइंट लगाते जाएं, थोड़े थोड़े कोऑर्डिनेट्स बदलते हुए पॉइंट लगाते जाएं।
आपको एक कंटिन्यूटी, आपने ये जो लाइन लग गई तो यस, लाइन कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स ही है। या लाइन के ऊपर जब मैं अगर पूछूं कितने पॉइंट होते हैं तो आप कहेंगे इन्फिनिट पॉइंट होते हैं। थोड़ा सा एक्स वाई बदल दें, थोड़ा सा एक्स वाई डेसिमल्स में बदल दें, देखिए ना ये भी लाइन है। आप कहेंगे हाँ वाकई लाइन है ये, कहेंगे अब वो आपकी लैंग्वेज में पिक्सल होते हैं ना, पिक्चर एलिमेंट्स, पिक्सल्स। तो यहां पर अगर मैं इनकी क्लोज कर दूं तो और क्लियर, अगर और ज्यादा क्लोज कर दूं तो आपने कहना हाँ जी बिल्कुल अब तो ज्यादा क्लियर लाइन है, उसकी शार्पनेस, वो पिक्सल उसके बढ़ गए हैं। आप कहते हैं ना कैमरा मेरा जी बड़ा क्लियर है, क्यों जी इतने पिक्सल का है, दैट इज अ पिक्चर एलिमेंट पर स्क्वायर। वो जो आपका एक एरिया में कितने पिक्चर एलिमेंट्स आ जाते हैं, पिक्सल्स। तो बिल्कुल इसी तरह से ही ये बात भी क्लियर हो गई कि एक लाइन के ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स आ जाते हैं। और अब हमारा कंसर्न है जी लाइन, आपने तो कहा था लाइन को अब मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा, तो अब आपको ड्रॉ करना भी सिखा देते हैं। एटलीस्ट ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जी अगर आपको लाइन ड्रॉ करना हो तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन। वैसे तो लाइन पर बेशुमार पॉइंट्स होते हैं, तो आप कहेंगे कोई 2 पॉइंट पता कर लें, कोई 2 पॉइंट पता कर लें कि ये लाइन के ऊपर आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो आप उसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो चले एक प्रैक्टिस के तौर पे 4x + 3y इज इक्वल टू 240, इसे हम ड्रॉ करते हैं कि ये किस तरह से ड्रॉ होगी। 4x + 3y इज इक्वल टू 240। मैं थोड़ा सा x एक्सिस y एक्सिस भी बना लेता हूं। मैंने कहा 2 पॉइंट्स काफी हैं, 2 पॉइंट्स काफी हैं। अब ये कंफ्यूजन है कि कौन से 2 पॉइंट ये कैसे ढूंढे, तो आप क्या करें, ये लाइन x एक्सिस कहलाती है। बस ये पता कर लें कि उस लाइन जो हम ड्रॉ करना चाहते हैं उसने x एक्सिस को कहां पर कट करना है, ये उसका x इंटरसेप्ट कहलाएगा। जहां पर वो लाइन x एक्सिस को कट करेगी हम कह देंगे इसका x इंटरसेप्ट पता चल गया है, इसने यहां पर पहुंच के कट करना। ओके, फिर दूसरा पॉइंट इधर फाइंड कर लें और इसको हम क्या कहेंगे, y इंटरसेप्ट। तो आप लाइंस का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ये पॉइंट ही है ना, x इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट, y इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट, ये 2 पॉइंट पता कर लें। जब आपको 2 पॉइंट पता चल जाएं तो इनसे पास करती हुई लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन लग गई तो 2 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रॉ अ लाइन। तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट x इंटरसेप्ट x एक्सिस पे माइंड कर लें और एक पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर आप लोग फाइंड कर लेंगे, तो आप लोग इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब कहें जी वो x इंटरसेप्ट ही कैसे फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट चूंकि पॉइंट x एक्सिस पर है, इस पॉइंट का कोई ना कोई रन तो होगा ना, लेकिन एक बात कंफर्म है, इस पॉइंट का राइज नहीं होगा, ऊपर नहीं है, ये तो x एक्सिस के ऊपर ही पड़ा हुआ है। राइज है x एक्सिस से ऊपर कितना पॉइंट लेके जाना है। तो जब मैंने लफ्ज बोल दिया x इंटरसेप्ट, तो आपने कहना ये पॉइंट जिसका आप जिक्र कर रहे हो ये x एक्सिस के ऊपर ही है, इसका राइज नहीं है, और राइज को तो y वैल्यू कहते हैं। तो फिर आपको मैंने मेथड एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपको x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ये बात आपको कंफर्म है कि ये जो पॉइंट है इसकी y वैल्यू 0, चले मैंने y वैल्यू 0 ले गई। अब रन रह गया, राइज तो मुझे पता है 0 है। अब यही काम आपने इस पुट पे कर देना, फॉर x इंटरसेप्ट। मैंने माइनस नहीं लिखा, वो मैंने थोड़ा सा डैश दिया है ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये क्या लिखा हुआ मैंने। तो x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर आप y 0 कर देंगे, 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 240, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 60, तो पता चल गया 60। आप इस पॉइंट को क्लियर करके लिख लें कि जब मैंने y को 0 पुट किया तो 60 आंसर आया, 60 इसका x इंटरसेप्ट है। तो इस इक्वेशन का जो रन है वो 60 है, राइज इसका 0 है, और एक पॉइंट मिल गया आपको। मैंने कहा था ना 2 पॉइंट ढूंढने, एक मिल गया आपको। अब इसी एक्सरसाइज को रिवर्स कर दें, मैं यहां पर लिख लेता हूं कि हमें एक पॉइंट जो है वो मिल गया है, दैट इज 60 0। अब बिल्कुल इसके अपोजिटली
दूसरी एक्सरसाइज कर लें और इसमें अब आप लिख देंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0। उलट कर दिया ना मैंने, इसके लिए मैंने रिवर्स ये सारा का सारा काम जो है वो कर दिया। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। 0 पुट कर दिया आपने, तो जब x को 0 पुट किया है तो 3y इज इक्वल टू 240 आ गया और यहां से y का आंसर आ गया 80। आप कहेंगे x 0 था, y 80, तो दूसरा पॉइंट में मिल गया आपको 0 एंड 80। अब आपने इन दो इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। इन दो इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और अपनी जो लाइन है वो आप लोग ड्रॉ कर देंगे। तो देन अब लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का आइडिया हो चुका है। 20, 40, 60, 80, then 20, 40, 60 और 80, 60 0, 60 0, 0 80, 0 80 लाइन लग गए। तो हमने कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी? अगर आप इसकी इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन बनती है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। ये इस लाइन का मैथमेटिक्स है और ये इस लाइन का ग्राफ है। ये इस लाइन का ग्राफ है, वो इस लाइन का मैथमेटिक्स है। हमें लाइन ड्रॉ करनी आ गई। रिपीट कर रहा हूं, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y 0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0। ये मेरा ख्याल एफएससी मैट्रिक में तो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन एफएससी में तो काफी ज्यादा ये लोग इस तरह से कर लेते हैं। आपको लाइन ड्रॉ करनी आ गई, ठीक। एक चूंकि मेनली आप कहें ये क्या आपने शुरू कर दिया, मेनली इसमें लाइन ड्रॉ करना ही कंसर्न होगा। तो एक लाइन में आपसे और डिमांड करता हूं कि हम ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन हमारे पास है x इज इक्वल टू 60, बस, देयर इज नो y। लेकिन बाहर इक्वेशन भी है, लीनियर भी है, वेरिएबल चले एक ही है लेकिन इक्वेशन भी है, लीनियर भी है। इसको ड्रॉ करना है, प्रोसीजर वही अडॉप्ट करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। आल्दो इसमें y नहीं है, होता भी तो हमने 0 कर देना था, तो फिर सॉल्व नहीं हो गया, x 60 आ गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, पॉइंट बना ले, तो पॉइंट बन गया 60 एट 0, पॉइंट बन गया। एक पॉइंट आ गया, अब दूसरा पॉइंट चाहिए हमें। अब दूसरे पॉइंट के लिए इसके रिवर्स प्रोसेस कर दें। 60 0 एक पॉइंट आ चुका है, वो मैंने नोट करके लिख लिया है, और अब इसके रिवर्स प्रोसेस में जहां x है वहां y कर देंगे, यही करेंगे ना, और जहां पर y है वहां पर x कर देंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0। अच्छा, नोट करें कि जहां पर आप x को 0 पुट करोगे तो बन जाएगा ये वाला। ये पहली बात, ये y तो इसमें है ही नहीं, y तो ये y इंटरसेप्ट है ही नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, ये चीज मैथमेटिकली भी बिल्कुल गलत है। 0 60 के बराबर है, ये आपने प्रूफ किया, और ये लिखा हुआ कह ले, तो 0 60 के बराबर कैसे है? तो आप कहेंगे फिर y इंटरसेप्ट लेना था, तो मैं कहूंगा y तो इसमें है ही नहीं, तो क्या आंसर कहें? आप कहेंगे y 0। भाई y 0 तो उस वक्त कहेंगे जब आप कहेंगे ये देखें इक्वेशन में से ये निकला है, तो इक्वेशन में तो y है ही नहीं। इसका मतलब है दिस लाइन हैज नो y इंटरसेप्ट। डिक्लेयर करते हैं नो y इंटरसेप्ट। ये y एक्सिस इंटरसेप्ट का मतलब काटना, ये y इंटरसेप्ट करेगी नहीं, काटेगी नहीं। आप कहेंगे वो फिर लाइन कैसे बनेगी? x जो है वो तो आ गया 60 0, ये वाला पॉइंट। अब कहेंगे दूसरा तो मिला ही नहीं, इंफॉर्मेशन मिल गई, क्या y को नहीं काटना। आप कहेंगे इसका मतलब पैरेलल चला देते हैं, तो बिल्कुल सही है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज x इज इक्वल टू 60। मैसेज ये है कि अगर लाइन की इक्वेशन में y नहीं आ रहा तो वो लाइन y एक्सिस को कट नहीं करेगी। देखिए इसमें y नहीं था,
अगर y नहीं होगा तो वो लाइन y एक्सिस को कट नहीं करेगी। चूंकि y नहीं है तो ये लाइन ने y एक्सिस को कट नहीं किया। तो आपको एक और इक्वेशन भी बता दी, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और जो नहीं होगा, जैसे इसमें y नहीं है, जो वेरिएबल नहीं होगा वो वेरिएबल जो है वो उस एक्सिस को वो कट लाइन जो है वो नहीं करेगी, जो नहीं होगा उसको नहीं कट करेगी। लेट्स सपोज मैं एक और इक्वेशन एक और लाइन लिख लेते हैं। इस दफा मैं कह देता हूं y इज इक्वल टू 60। अब आपको आइडिया हो गया ना, इसमें कौन नहीं है, इसमें कहा जी x नहीं है। अगर x नहीं है तो लाइन x एक्सिस को कट नहीं करेगी बल्कि पैरेलल चलेगी। आपने कहना है y, फिर बताया ना कहां से स्टार्ट करें, तो बता तो दिया है 60। उसी एक्सरसाइज को फॉलो करें ना जो अभी अभी हमने किया है। तो y तो होगा 60 लेकिन x एक्सिस को कट नहीं करेगी, पैरेलल टू x एक्सिस लाइन चलेगी। और अगर इस इक्वेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो हमने एक किस्म की 3 इक्वेशन मैंने आपको बता दी। ऐसी इक्वेशन जिनमें दोनों हो x y तो उसके दोनों इंटरसेप्ट होंगे, और ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो तो उसमें एक ही इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास आएगा। अब एक लास्ट वन, और फिर मैं इसको रिपीट भी करूंगा ना स्लाइड्स के थ्रू, मैं इसी चीज को, ताकि आप फर्स्ट टाइम में हाँ याद रखें कि ये नहीं कि मैं हर क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करने लगूंगा और हर दफा कहूंगा अच्छा जी चले लाइनें ड्रॉ कर दें। मैं एक दफा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको कुछ पूछना है बिल्कुल आप मुझसे पूछेंगे कोई क्वेरी, लेकिन हर अगली जब हम प्रॉपर इसे यूज करेंगे तो हर दफा नहीं मैं करूंगा कि अच्छा जी आप इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें। मैं समझूंगा जी आपको लाइन ड्रॉ करनी आती है, आपको मैंने सिखा दी है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लाइन हमने ड्रॉ करनी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दोनों आ गए। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और x भी 0 आ गया। ये ठीक, मतलब x 0 आया है तो फिर पॉइंट बना लें 0 एंड 0 ओरिजिन, एक पॉइंट हमें मिल गया 0 एंड 0। अब इसके एडवर्ट चल जाए। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0, जब आप x को 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे तो y भी 0 ही आ जाएगा ना, x को 0 पुट किया तो y का आंसर भी 0 आ गया। अब आपको मैं कह रहा हूं पॉइंट बना के लिख दें, आप कहें जी ये भी लिख दिया, दूसरा पॉइंट आ गया 0 0। इक्वेशन फर्ज करें आप ड्रॉ करने लगे हैं, आपने कहना जी पहला पॉइंट 0 0 इधर ही होता ना, ओरिजिन 0 0, दूसरा पॉइंट वो भी इधर ही। अब लाइन ये तो कंफर्म है कि ओरिजिन से पास करनी है, ठीक है ना, ये चीज हमें कंफर्म है कि लाइंस ने ओरिजिन से पास करना है, लेकिन ये इस चीज का आइडिया नहीं हो रहा कि लाइन ओरिजिन से तो पास करेगी, लेकिन क्या वो इस तरह से है, क्या वो ऐसे ड्रॉ कर दें, 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 ये तो कोई पता नहीं अभी हमें। इसलिए दूसरा जो है वो जरूरी है, दूसरा पॉइंट जरूरी है। इसलिए मैंने कहा था एटलीस्ट 2, और हुआ क्या है, ये एटलीस्ट दोनों 1। हाँ, इक्वेशन ड्रॉ करने से पहले अगर आप देखें कि उस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट 0, पहले जितनी इक्वेशन लिखी थी वहां कांस्टेंट आ रहे थे। अगर किसी इक्वेशन की स्टेटमेंट में कांस्टेंट नहीं है, लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास करेगी। लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास कर जाएगी। ओरिजिन से पास करेगी तो ओरिजिन तो सिर्फ एक है, दूसरा वही प्रॉब्लम पता ही नहीं चल रहा। तो आपको चूंकि दूसरा पॉइंट चाहिए, ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू ले लें, ऑफ योर ओन चॉइस। लेट आप कहें जी x 10 कर लें, नो प्रॉब्लम। x को 10 किया और अब आपने यहां से y नोट करना, तो y भी 10 ही आया।
आप कहें जब x 10 होता है तो y भी 10 नहीं होता है। दूसरा पॉइंट मिल गया आपको, 10 एंड 10। दो डिस्टिंक्ट हो गए, एक तो पहले पता था ओरिजिन, और अब आप 10 20 10 20, ये पॉइंट वो है जिसका रन भी 10 है, राइज भी 10 है। 10 और 10 ये पॉइंट है। बिल्कुल अब लाइन लग गई, वो ये लाइन थी, वो ये लाइन थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो वैल्यू ली है वो कौन सी लेनी है और किस वेरिएबल की लेनी है, इससे भी कोई कंसर्न नहीं है हमें। लेट्स सपोज आप y वैल्यू को 50 कर दें, चले। अब y को 50 रखेंगे तो फिर x भी 50 आएगा। आप कहें जी x 50 उस वक्त आता है जब y 50 होता है। ओके फाइन, ड्रॉ कर दें। अगर मैं ग्राफ में राउंड अबाउट यहां पर 50 हो और इधर यहां पर 50 हो राउंड अबाउट, तो आप कहेंगे जी 50 एंड 50 जो है वो यहां पर कहीं आ जाना है। ये लाइन फिर भी वही बनेगी, ठीक है ना। वो थोड़ा सा ग्राफ में ऊपर नीचे हो गई, लाइन वही बनेगी, पॉइंट आगे पीछे थोड़ा सा दूर ले लिए, लेकिन दो पॉइंट्स तो हैं। अब आपको लाइनें ड्रॉ करनी आ गई, ठीक है ना। आपको लाइनें ड्रॉ करनी आ गई। इस वक्त आप सुन रहे हैं, मतलब मेरा रिकॉर्ड लेक्चर सुन रहे होगे, सुनोगे। बिल्कुल जब आपकी क्लास होगी आप मुझे बताओगे कि जी इस सिर्फ एक चीज आपने करनी है, मुझे स्लाइड नंबर जरा बता देना है। आप मुझे ऐसे क्वेश्चन कर दें और मैं ढूंढता रहूं कि क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप हैंड रेज करेंगे, मुझे अपना स्लाइड नंबर, सर स्लाइड नंबर 7 पे चले जाएं। यस, मैं स्लाइड नंबर 7 पर आ जाऊंगा। वो कहेंगे जी ये हमें समझा दें, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये आपको मैंने ये स्टेटमेंट समझाई कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रा ए लाइन, और आपको 3-4 लाइनों की प्रैक्टिस भी करा दी। हर जो लाइन होती है उसकी कोई ना कोई स्लोप होती है। लाइन है ना, मैंने लाइनें ड्रॉ की, जैसे ये लाइन है, इसकी स्लोप है पॉजिटिव है, ऊपर की जाने पर। ढलवान, ढलवान सरफेस पुल, ऊपर जाए पॉजिटिव स्लोप में होता है, नीचे जाए नेगेटिव स्लोप में होता है, दरमियान में पहुंचे बिल्कुल फ्लैट होता है, नो स्लोप में होता है। नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, नो स्लोप, जीरो स्लोप है इसकी। स्लोप है ही नहीं ना, फ्लैट सरफेस है, कहते नहीं बड़ा स्मूथ है यार, स्लोप बिल्कुल भी नहीं है, तो जीरो स्लोप। न्यूमेरिकली किसी लाइन की स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यूमेरिकली इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिख ली, आपको पता है इसकी, इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो लाइन बनेगी। स्लोप ऑफ अ लाइन कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल फार्मूला, माइनस साइन सी फॉर कोएफिशिएंट, एक्स फॉर एक्स का कोएफिशिएंट ये वाला, और y का कोएफिशिएंट ये वाला, नेगेटिव साइन 4/3 माइनस 1.33 शायद आता है। ये इस लाइन की स्लोप है, नेगेटिव होगी इसका। और देखा था ना हमने जब पहले ग्राफ में इसको ड्रॉ किया था, जो सबसे पहला ग्राफ हमने इसको ड्रॉ किया था इस लाइन का, इफ आई कैन रिमेम्बर, मैंने रब कर दिया था, यस मैंने रब कर दिया था, तो वो यही था 240 और तो वो ट्रेंड डाउन। तो हमें लाइन की स्लोप भी कैलकुलेट करना आगे, तो लाइन की इक्वेशन भी बनाना आ गई, लाइन को ड्रॉ करना भी आ गया, और लाइन की जो इक्वेशन है उसे भी हम जो है वो अब हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है कि जब आप वही प्रैक्टिस है, मतलब आप समझ ले, रिपीट कर रहा हूं चीजों को, ताकि एक दफा मेनली ये बस लाइनें ड्रा करना ही है। चले वही अब एक्सरसाइज रिपीट समझ ले, अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा था तो अब उसकी रिपीट स्टार्ट हो चुकी है। एक लाइन थी 4x + 3y = 240, अब मैंने कहा ड्रॉ करो। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y 0, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू फाइंड की, वो 60 आ गई। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0, x को 0 पुट किया, 080, 1.60 और 1.080 आया। तो 60 और 080 पॉइंट जो है वो समझ ले आपको ग्राफ में आइडेंटिफाई कर लेने हैं। एक ये पॉइंट बन रहा है और एक ये पॉइंट बन रहा है, और इससे गुजरती हुई लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है। तो 60 और देखें ये वही लाइन है ना। अच्छा, इसकी अगर मैं आपको कहूं, फर्स्ट मैं आपको कहूं कि साथ ही इसकी स्लोप भी फाइंड कर दें। स्लोप m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं -4/3, -0.133, और देखें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी अगर स्लोप की बात करें, m से लिख लेते हैं हम रूटीन में स्लोप को,
तो -1.33 इट इज द नेगेटिव स्लोप। x इज इक्वल टू 60, क्लियर है कि ये y एक्सिस के पैरेलल चलेगी और x उसका जो होगा वो 60 होगा। अच्छा, इसकी अगर आप स्लोप की बात करें और वही फार्मूला हम यूज करें, -cx/cy माइनस cx, x का कॉफिशिएंट तो 1 है ना, 1 है। y का कॉफिशिएंट अगर मैं लिख भी लूं तो कोई हर्ज नहीं है उसको ऐसा लिखने में, तो ये 0। अब समथिंग ओवर 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इंफिनिटी नहीं कहना, नॉट। आप इसे कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करें, अगर आप इसी चीज को आप कहें जी चले हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करते हो, ठीक है ना, मैं अभी इसको कैलकुलेटर से भी थोड़ा सा कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 0, मैथ एरर। आपको मतलब जब आप वो क्या प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज जो की ही नहीं जा सकती हो तो कहता नहीं सिंटैक्स एरर, ये मैथ में की जा सकती ही नहीं है तो मैथ एरर। तो क्लियर हो गया कि ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट होगी, इंफिनिटी नहीं कहना, उसकी स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपको बता दिया कि जी किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड लाइन y80 x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल टू द x एक्सिस। इस स्लोप की बात करें, मैं इक्वेशन को अगर कंप्लीट करके लिखूं कि जी अगर आप इस इक्वेशन को कंप्लीट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो मैं जरा लिख लेता हूं 0x प्लस y इज इक्वल टू 80, स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे -0/1, समथिंग 0 ओवर समथिंग, ये 0 होता है, ये 0 होता है, समथिंग ओवर 0 ओवर सम वैल्यू, ये 0 होता है, लेकिन सम वैल्यू ओवर 0 डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो ठीक तो है ना, इस लाइन की स्लोप 0 है, बिल्कुल ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो स्लोप एक्चुअली होती है कि x एक्सिस लाइन से उसका कितना इंक्लाइंड है, कितना उसके लेवल से जो है वो लेवल्स है। तो आई थिंक अब आपको डिफरेंट लाइनें भी बनानी आ, एक लाइन में है रह गई, यस एक लाइन रह गई। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y 0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0। मैंने तो आपको प्रैक्टिस के तौर पर बता रहा हूं तो ऐसा किया है, वरना आपने फौरन पहचान लेना, बल्कि शायद सबसे पहला ही काम ये करना है कि देखें, चेक करें कि कहीं ये लाइन ओरिजिन से तो नहीं पास करेगी। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो इसमें कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, ये भी चीज याद रखें कि अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ हो तो ये नहीं आपने कहना जी देखें इसमें कांस्टेंट नहीं है तो सही। ये एक अलग बात है कि जब हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कांस्टेंट को राइट साइड पे लिखते हैं, तब कहते हैं इस कांस्टेंट इज 10, तो ये लाइन नहीं ओरिजिन से पास करेगी कि जी आपने कहा था राइट साइड पर 0, मैंने जो नहीं कहा, मैंने कहा कांस्टेंट 0, कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं होता। तो इस इक्वेशन में 10 के साथ वेरिएबल अटैच नहीं है तो 10 कांस्टेंट है, वो 0 तो नहीं है। लेकिन यहां पर कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसके साथ आपने 0 के साथ अलबत्ता नहीं अटैच, तो फिर आप कह सकते हैं कि इसका कांस्टेंट 0 है, ये लाइन जरूर ओरिजिन से पास करेगी। तो फिर मैंने प्रैक्टिस के तौर पे, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास होनी थी, तो फिर मैंने एक पॉइंट x को 60 ले लिया यहां पर, तो पता चला y भी 60 और दूसरा पॉइंट भी मिल गया। 60 जो है 60 दूसरा पॉइंट भी हमें मिल गया, और अब यहां से गुजरती हुई हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और वो चीज पहले भी एक्सप्लेन हो गई है कि अगर आप x को 30 लेंगे तो y भी 30 आ जाएगा, x को 40 लेंगे तो y भी 40। अगर 40 पॉइंट मार्क करूं तो ये पॉइंट मार्क होना है 40 के साथ, तो लाइन की डायरेक्शन वही बनेगी जी। तो ये तो आपके पास था हाउ टू ड्रॉ अ लाइन इफ इट इज पास थ्रू रीजन, इफ इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इफ इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और इफ द लाइन हैज बोथ x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। वो आपको इस चीज की प्रैक्टिस, ये एक्चुअली जो मैंने आपसे एलपी का सोल्यूशन करना है, उस सोल्यूशन में मुझे इन चीजों की टर्न बाय टर्न जरूरत पड़नी है, और मैं अभी से ही आपको ये चीज सिखा रहा हूं कि किस तरह से आपने ये चीजें जो है वो डिजाइन करनी है। नेक्स्ट जो एक और चीज की हमें जरूरत पड़ेगी वो ये है कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन कैसे करना है, आप कहें जी सॉल्यूशन से क्या मुराद है, बिल्कुल जो आप ऑलरेडी चीजें आपको पता है। सॉल्यूशन से क्या मुराद है, लाइक 4x
प्लस 3y इज इक्वल टू 240 और क्वेश्चन किया जाए फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट दैट की बजाय लिख लें फॉर विच above equation remains true, that is solution. For which above equation remains true, that is solution. ऐसी कोई भी x y वैल्यू जिससे above equation जो है वो ट्रू हो जाए, हम उसे कह देते हैं कि वो उसका जो है वो सॉल्यूशन उसका जो है वो कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। आप कहेंगे सॉल्यूशन नहीं फाइंड हो सकता, क्योंकि इक्वेशन तो एक है और हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेरिएबल हो तो इक्वेशन चाहिए। भाई सॉल्यूशन की जरा ज़हन में डेफिनेशन रखें, क्या है? x की y की ऐसी वैल्यू बता दें जिससे ऊपर वाली स्टेटमेंट ठीक हो जाए, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। मैं आपको बता सकता हूं एक्स वाई की ऐसी वैल्यू बता सकता हूं जो कि इसका सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल इसका सॉल्यूशन फाइंड करना हो ना, मतलब इसे जो ऊपर वाली इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, ऐसी एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड कर लें जिससे राइट लेफ्ट साइड ट्रू हो जाए, यानी कि लेफ्ट पे भी 240 आ जाए, राइट पे वही सॉल्यूशन होता है ना। अच्छा क्या करें, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, एक्स की कोई वैल्यू रख ले, एनी वैल्यू। फर्ज करें चले एक्स की वैल्यू मैं 0 रख लेता हूं, तो मेरे पास रह जाएगा 3y 240 y 60। चले मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। चेक कर ले, x को 0 रखें, y को 60 रखें, ये जो आपके पास 0 हो जाएगा, 60 को 3 से ज़रब देंगे, सॉरी 80 नॉट 60 बट 80। तो यहां पर 80 इंटू 3 240 सॉल्यूशन तो हो गया फिर, क्योंकि लेफ्ट साइड भी 240, दिस इक्वेशन ट्रू, ठीक है ना, कोई हर्ज तो नहीं ना इसमें, बिल्कुल ट्रू है, तो इट इज सॉल्यूशन। क्या हम, मतलब आपकी जानिब से क्वेश्चन है कि क्या हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं? तो कुछ भी रख सकते हैं, एनीवन, लाइक एक और वैल्यू रख लेते हैं और इस दफा हम कह देते हैं कि लेट x इज इक्वल टू मे बी 10 कर लें, चलें वो होल नंबर्स में जरा हो जाएगा। x को 10 पुट कर दिया, 40 प्लस 3y इज इक्वल टू 240, ये 40 जाके नेगेटिव हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 3, 200 डिवाइडेड बाय 3 और ये आ गया 66.67। अगर मैं इसको ना करूं तो ऐसे रहने चले देते हैं, तो फिर एक और सॉल्यूशन भी आ गया। x की वैल्यू 10 कर दें, y की वैल्यू 200 बाय 3 कर दें, तो ये एक और सॉल्यूशन आ गया। चेक करके देख सकते हैं, ऐसा करने से भी लेफ्ट साइड 240 होगी, राइट साइड 240 होगी, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, अनदर सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए मैंने तो आपको कहा कि x की वैल्यू जो मर्जी रखते जाएं, आपके एनीवन, बस y सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन बनते जाएंगे। x को मैं ऐसे 40 रख लेता हूं, या 30 रख लेते हैं। x को 30 करेंगे तो फिर y के लिए सॉल्व कर दें, ये 120 हो जाएगा, उस साइड पे जाएगा, हाँ 120 उस साइड पे चला गया, तो y की वैल्यू आ गई 40। x वैल्यू 30 करेंगे, x वैल्यू को 30 करोगे तो y वैल्यू जो है 40, अनदर सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू जो मर्जी रखते जाओ, y सॉल्व करते जाओ, आप x की वैल्यू रोक ही नहीं सकते, रख ही नहीं सकते। तो इस लाइन के इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, इस लाइन के इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, बेशुमार। हाँ
वो आपने जो देखिए, सोल्यूशन से मुराद क्या है, एनी वैल्यू ऑफ एक्स वाई फॉर विच इक्वेशन ट्रू सोल्यूशन। आप कहेंगे ये तो एक तो नहीं है, ये तो जो मर्जी बनाते जाए, तो बिल्कुल जो मर्जी बनाते जाए। यहां से एक्चुअली अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो सोल्यूशन उसके आ रहे हैं, किसी भी एक लाइन के जो सोल्यूशन आ रहे हैं, वो ग्राफ में अगर समझाना हो हमें कि ये सोल्यूशन कहां पर आ रहे हैं, ग्राफ में अगर आपको ये बताना हो कि ये जो सॉल्यूशंस मैं बता रहा हूं ये ग्राफ में कहां पर हैं, तो आप क्या करें कि आप अगर फर्ज करें आप लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये कुछ ऐसे ही लाइन थी, 4x + 3y = 240, ये वो वाली लाइन थी। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ऊपर एग्जैक्टली हर एक की एक्स वाई डिफरेंट होगी ना, हर एक की एक्स वाई डिफरेंट, तो ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस ही होंगे। जो पॉइंट लाइन के ऊपर आ जाए उसकी कोई ना कोई तो एक्स वाई वैल्यू होगी, वो उसका सॉल्यूशन है। तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, all the points on the line, जो लाइन के ऊपर है, are called its solutions। बहुत ज्यादा है, its solutions। हाँ जी, कंफर्म हो गया। तो किसी भी लाइन के, अगर मैं कोई लाइन की इक्वेशन दे दूं और आपसे ये डिमांड करूं या पूछूं कि जी इसके सॉल्यूशन फाइंड करें, तो पहला तो आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं। मैं कहूंगा अच्छा कोई कर दो, कितने कर सकते हैं? आप कहेंगे जी एक हल नहीं, बड़े हल हैं, इसके फिक्र ही ना करें। मैं कहूंगा अच्छा चलो एक आध तो बताओ ना, तो आप फौरन कहेंगे जी हम एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से, कोई दूसरे स्टूडेंट दूसरी मर्जी से, तीसरा स्टूडेंट अपनी मर्जी से, इन्फिनिट आने हैं, किसी ने कोई उठा के बता दिया, किसी ने कोई उठा के बता दिया, तो सारे ट्रू हैं, सारे ही उसके सॉल्यूशंस हैं। तो किसी भी लाइन का सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो आप अपनी मर्जी से एक पॉइंट लें, एक्स का वाई के लिए करें और सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि फर्ज करें आपके पास में दो इक्वेशन रख देता हूं, जिसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम कहते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन कर देते हैं ऐसे करके, ये दो इक्वेशंस आ गए। क्वेश्चन अब भी वही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। किसका सॉल्यूशन हो? मैं कह रहा हूं कि अब वो सॉल्यूशन इसका भी होना चाहिए और इसका भी होना चाहिए, सेम टाइम दोनों का होना चाहिए। वो जो अभी आपको प्रोसीजर बताया है ना, वो सॉल्यूशन निकालने का वो तरीका है जो एक लाइन का होगा, दूसरे लाइन के अपने आ जाएंगे, उसके अपने आ जाएंगे, लेकिन एक सॉल्यूशन ऐसा जरूर होगा जो दोनों में ही आ रहा होगा। लेकिन ऐसा ढूंढना तो बहुत मुश्किल है कि हम वहां 1 रखें फिर कहने जी ये तो इसका तो है, गलत नहीं है। हाँ हो सकता तुक्का लगते लगते आपका वो सॉल्यूशन हाथ आ जाए, आप कहें ये हमने बाय चांस ही सॉल्यूशन फाइंड किया। बाय चांस क्या किया हमने, एक्स का 30 रखा तो y 40 आया, ये पहली लाइन का फाइंड किया, और जब हमने दूसरी लाइन का चेक किया तो ये तो उसका भी सॉल्यूशन निकल आया, हो गया ना 100। तो ये फिर दोनों का ही हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। इसे कहते हैं कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन। लेकिन ये कॉमन सॉल्यूशन जो फाइंड मैंने आपको करने का तरीका बताया, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा बनता है। क्या सारे सॉल्यूशन पहली लाइन के निकाल लें, सारे सॉल्यूशन दूसरी लाइन के निकाल लें, जो कॉमन आ रहा है, अगर है जो कॉमन आ रहा है वो उसका कॉमन सॉल्यूशन होगा? ऐसा करना तो फाइंड बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो फिर इसका डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड है कि आप इन दोनों की लाइनें ड्रॉ करते हैं। लाइनें ड्रॉ करनी आ गई ना, एक ही ग्राफ पे आपने इनकी लाइनें ड्रॉ कर देनी। क्वेश्चन है कॉमन सॉल्यूशन, आप इसकी लाइन ड्रॉ करें, हमें पता कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। अभी हमने इसकी ही तो प्रैक्टिस की थी, ये पहली लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस लाइन के पहली जो लाइन है इसके सॉल्यूशन ग्राफ में बताएं कहां पर हैं, तो मैं कहूंगा जो पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहा है, जो पॉइंट इन्फिनिट आ रहे हैं ना, तो यही तो कह रहे हैं कि इन्फिनिट सॉल्यूशन है। जो पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो इस लाइन के सॉल्यूशंस हैं, और चूंकि इन्फिनिट पॉइंट्स हैं तो पहली लाइन के इन्फिनिट सॉल्यूशन है। यही काम दूसरी लाइन के लिए भी कर दें, इस लाइन को भी ड्रॉ कर दें, इस लाइन को भी ड्रॉ कर दिया। ये लाइन क्या थी? 50 और
100, वही मेथड अडॉप्ट किया ना, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y 0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x 0। अब मैं कहूं इस लाइन के सोल्यूशन क्या है, तो जो कहें जो येलो लाइन के ऊपर आ रहे हैं, जो इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, वो इसी के सोल्यूशन है। ओके, तो फिर तो इसके अपने सोल्यूशन, इसके अपने सोल्यूशन, नोट करें ये दोनों पर आ रहा है। जहां पर ये लाइनें आपस में कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो एक पॉइंट बनता है। अगर पूछूं ये पहली लाइन के ऊपर है, आपने कहना जी पहली लाइन के ऊपर, मैं कहूंगा इसका मतलब ये पहली लाइन का सोल्यूशन है जी, आपने तो यही बताया था। ओके, ये दूसरी लाइन पर भी है, आप जी कह सकते हैं बिल्कुल, कट जो कर रहा है तो दोनों लाइनों पे तो है, भी उसका भी सोल्यूशन है, ये उसका भी सोल्यूशन है, तो मैं कहूंगा फिर यही तो कॉमन सोल्यूशन आया 30-40, यही तो कॉमन सोल्यूशन आया 30-40। मैंने ग्राफ की मदद से देख लिया ना, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो यही वे है ग्राफ का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज द कॉमन सॉल्यूशन। दो लाइनों का ग्राफ की मदद से कॉमन सॉल्यूशन लेना हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज common solution, is common solution। तो 30-40 is the common solution। अच्छा, ग्राफ में हो सकता हमसे गड़बड़ हो जाए, डेसिमल वगैरह में हो, मैंने तो ऐसे अंदाजा, मुझे तो चूंकि पता था तो मैंने कहा जी 30-40 से आप चेक कर ले, वाकई 30-40 ही एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन अगर हम ग्राफ से करेंगे तो डेसिमल इधर उधर हो जाए, किसी ने जरा सी लाइन इधर लगा दी, जरा सी लाइन उधर लगा दी, तो सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना। तो फिर इसका न्यूमेरिकल वे क्या आपने किया हुआ है, मैं इसको, मेरा मकसद था रिपीट कर देना। कॉमन सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके उसका सॉल्यूशन बताना, ये वही मेथड है जो कि हम मैट्रिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं कि दो इक्वेशन दी गई हैं, किसी एक इक्वेशन के कोएफिशिएंट बैलेंस होने चाहिए। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके कोएफिशिएंट बैलेंस हो जाएंगे। साइन रिवर्स होने चाहिए और इनको ऐड कर दें। आप कहें ये क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया है, एक मैंने मैसेज आपको कन्वे किया है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो और उसमें वेरिएबल भी एक ही रह जाए, एक एलिमिनेट हो जाए, तो वो हमारे लिए इजी टू सॉल्व होती है। जो मैंने आपको बताया है कि कोएफिशिएंट बैलेंस कर ले, साइन उलट हो, अगर आपने ऐड करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। क्या, इक्वेशन भी दो में से एक बन जाएगी, वेरिएबल भी एक एलिमिनेट होकर एक ही रह जाएगा। ये देखिए एक रह गया, दिस वन ओनली, वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बड़े आराम से, बल्कि सॉल्व भी हुआ पड़ा, ये तो y 40 है। इसके बाद आप इस y40 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, या इनमें से कोई हो, किसी एक में। मैंने पुट किया 2 में, यानी कि मैंने इसमें पुट किया, या इसमें पुट कर दे, किसी एक में मैंने कहा है, जहां आपको ज्यादा आसान नजर आता है उसमें पुट कर दीजिएगा। तो मैंने इसको जब पुट किया है यहां पर, तो यहां से आपके पास y को 40 पुट किया है और x का आंसर 30 आ गया, कॉमन सॉल्यूशन आ गया। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या, इस तरह का एक्ट करना, दो इक्वेशन से एक इक्वेशन बने, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो। आप कहेंगे ऐसा क्यों करना है, इस तरह से सॉल्व करना आसान है। वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज इजी टू सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी, तो एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड ये हो गया कि दोनों लाइनें ड्रॉ करे, जहां कट करे ग्राफ में, आपने कहना ये पॉइंट कॉमन सॉल्यूशन है। और अगर आप एक्यूरेटली ग्राफ बना रहे हो तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नोट करें और देन आप इसका ग्राफ बना। लेकिन अगर हमें मुश्किल आ रही है, जाहिर है कि ये थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगा, तो फिर आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ये मुझे जरूरत पड़नी है, जो आगे हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन करना है ना, उसमें समझ ले मेन काम मैंने क्या करना है। मेन काम मैंने लाइनें ड्रॉ करनी है, जहां जहां लाइनें कट करेंगी वो पॉइंट बस मैंने कैलकुलेट करने हैं, दैट्स ऑल, वही मेन काम है सारा। अच्छा, चूंकि आपको प्रोसीजर मैंने मैनुअली एक्सप्लेन कर दिया है और आपको कैलकुलेटर हर एग्जाम में अलाउ किए जाएंगे, मैं इस वक्त ये आपसे डिमांड नहीं करूंगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड ही आना चाहिए। ठीक है, आपकी कोर्स रिक्वायरमेंट्स आपने पहले कोर्सेज में पढ़ा होगा, तो लेकिन आपको मैं अलाउ कर रहा हूं कि आप कैलकुलेटर यूज कर लें। ये डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड कैलकुलेटर से हो जाएगा। कैलकुलेटर मुख्तलिफ कैपेसिटी में होते हैं,
अगर आपके पास ऐसा कैलकुलेटर नहीं है जो एलिमिनेशन मेथड से आपको इक्वेशन सॉल्व करके दे, तो ठीक है, फिर आप मैनुअल कर लें। मैंने आपको मैनुअल भी बता दिया है कि जी एलिमिनेशन मेथड में कोएफिशिएंट बैलेंस करें, साइन उलट करें और कैंसिल कर दें। लेकिन अगर कैलकुलेटर से करना है, मोड की प्रेस करेंगे और देखिए नंबर 5 पर इक्वेशन आ रही, 5 पे ये देखें इक्वेशन आना स्टार्ट होगी। कहता क्या दो वेरिएबल है, एक्स वाई, जी दो वेरिएबल है, ये तीन है, एक्स वाई जी, ये क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्यूबिक है, तो मुझे लीनियर चाहिए और दो वेरिएबल की लीनियर चाहिए। तो नंबर 1 सिंपल इज दैट, ए का मतलब एक्स का कॉफिशिएंट, बी का मतलब वाई का कॉफिशिएंट, सी का मतलब कांस्टेंट। तो एक्स का कॉफिशिएंट 4 इक्वल टू प्रेस कर दिया, बी का कॉफिशिएंट 3 इक्वल टू प्रेस कर दिया, सी का कॉफिशिएंट 240। और याद रखना है कि जो कांस्टेंट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए, यानी कि वो इक्वेशन की राइट साइड पे लिखा होना चाहिए। ये ना हो कि ये लेफ्ट साइड पर हो 240 और आप वहां 240 ही लिखें। राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो -240 होगा, तो फिर हमें माइनस लिखना पड़ेगा। इक्वल टू प्रेस करेंगे, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी, 2 100 डेटा फीड हो गया। अब कैलकुलेट कैसे करना है, दोबारा इक्वल टू प्रेस कर दें, ये पहला आंसर दे देगा, यानी कि x का आंसर देगा आपको, इक्वल टू 30। यहां पर वो लिखेगा x और यहां पर वो लिखेगा इज इक्वल टू 30। तो देखें हमारा पहला आंसर जो था वो 30 था। फिर दोबारा प्रेस करें, अब y देगा y 40, तो y 40 इजी। और दोबारा प्रेस करेंगे, अगर आपने कोएफिशिएंट चेंज करने तो चेंज करके, फर्ज करें मैं कहता हूं नहीं 5 करके देखते हैं, ओके, दोबारा प्रेस कर दें, कहेगा जी अब x 60, अब x माइनस y -20, इजी। एलिमिनेशन मेथड एक्सप्लेन इसलिए मैंने किया, ये नहीं कि मैंने शायद वैसे ही क्या चलो आज टाइम पास करते हैं, इनको एलिमिनेशन मेथड सिखा देते हैं। आप समझ लें जो आज किया ना मैंने, लाइनें ड्रॉ की हैं और कॉमन सोल्यूशन फाइंड किया है, या कह लें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया है, यही एक्चुअली सारा कुछ है। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग का काम, बहुत सोल्यूशन का काम मैं कह रहा हूं बहुत थोड़ा रह गया। मेन काम हो गया डेवलपमेंट, प्रॉपर्ली आप डिजाइन कर लें, यानी कि डिसीजन वेरिएबल ढूंढ लें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लें और देन कंस्ट्रेंट्स बना लें, मेनली ये काम कर लें। और अब अगला स्टेप है हाउ टू फाइंड इट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए आपको कुछ मैं अब नेक्स्ट करूंगा ना, मैंने सारी समझ ले बिल्डिंग नक्शा बना लिया है, बस इसके ऊपर इमारत खड़ी करनी है। यानी कि आपको मैंने लाइनें कैलकुलेट करना, ड्रॉ करना सिखा दी, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना सिखा दिए, बस यही। मुझे एक्चुअली ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, 2 हो 3 हो, आप कहेंगे ज्यादा भी होंगे, हाँ देखेंगे ज्यादा ही होंगे, तो 3-4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। इनमें से एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको मैं कह दूंगा ये हमारे लिए सोल्यूशन होगा, बाकी छोड़ दें। बाकी में बाकी सोल्यूशन तो हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट को मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करना या कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। तो मैं कहूंगा ये बस हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है। बाकी जो 3-4 सोल्यूशन और भी हैं, ये ठीक है, ये भी सोल्यूशन है, ये भी हल है। होता नहीं है कि यार ये ऐसा करना है तो आप क्या करें, आप कहेंगे इसके 2-3 हल हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब वो आपके सामने उसके 2-3 हल बताता है तो आप कहते हो यार मुझे ये सबसे बेहतर लगता है, हाँ इसमें पैसे भी यार कम लगेंगे, काम भी हमारा जल्दी हो जाएगा, तो आप उस हल को, उस सोल्यूशन को पिक कर लेते हो, जबकि बाकी भी ठीक होते हैं। ये नहीं मैं कहता ये कोई हल नहीं है, हम कहते नहीं अक्सर कोई काम फंस गया, यार क्या करें, कोई हल बताओ, यार 2-3 हल हैं, उस बंदे के पास चले जाएं, एक ये भी तरीका ये कर लें, एक ये भी तरीका, तो आप कहते हैं यार जल्दी चाहिए, हम उसके पास ही चले जाते हैं। तो हल आपने वो ढूंढा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव भी कर रहा था। ठीक है जी, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया कि इक्वेशन, एक तो आपको बता दिया डेवलपमेंट पहले लेक्चर्स में हो गई, दूसरे लेक्चर्स में सॉल्यूशन की जानिब हमने मूव किया। उस सॉल्यूशन में जो जो चीजें मुझे चाहिए थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। सिंपल क्या चाहिए थे, लाइनें ड्रॉ करना मुझे चाहिए था, वो बता दिया। और सेकंड मैंने आपको ये बता दिया कि अगर वो लाइनें जहां पर कट करती हैं, जिसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, वो क्या होता है, वो उनका कॉमन सोल्यूशन होता है। रीजन बता दी, एक लाइन के ऊपर जितने पॉइंट वो उसका सोल्यूशन, दूसरी लाइन के ऊपर जितने पॉइंट वो उसका सोल्यूशन, और ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइनों पर हर कॉमन सोल्यूशन। आपने कहना वो वही होगा जहां पर वो कट करेंगे, बिल्कुल सही है, जहां पर वो कट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।
अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम अपने एलपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे बाय द कॉर्नर पॉइंट मेथड। और अगेन अनाउंसमेंट यही है कि चूंकि लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा आजकल वो शायद वेदर की वजह से, गर्मी की वजह से जनरेटर चला देते हैं वो, लेकिन जनरेटर के ऊपर जैसे ही कोई एसी चलाता है लोड बढ़ता है जनरेटर, और उससे भी वर्ष है। बिजली का तो चले पता होता है कि जी आधे घंटे के बाद आने, इंसान सब्र करता है। जैसे ही जनरेटर चलता है हम लोग बैठ जाते हैं, जी लाइट आ गई, 3 मिनट के बाद ड्रिप कर गया, ओवरलोड हुआ, कोई पता नहीं, फिर वो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, फिर ओवरलोड होता है, फिर बंद हो जाता है। तो इसलिए वो बार बार ड्रिपिंग का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। तो आपने ये लेक्चर सुनने हैं, आप समझ लें जो क्लास मिस हुई थी ये उसके लेक्चर हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी में बैठ के नहीं आप सुन रहे, उस टाइम पर नहीं सुन रहे, तो ये प्रॉपर लेक्चर है। और जिस दिन आपकी क्लास हुआ करेगी, अगर आप उससे क्वेश्चन करोगे, मैं उसको थोड़ा सा वहां पर रिवाइज करूंगा। इससे बेहतर क्या कि आप इसको 10 दफा सुन लें। फिजिकल क्लास पढ़ रहे हो ना, तो टीचर बस 1 दफा ही बताता है या 2 दफा बता देता होगा। घर चले गए, 2 दिन के बाद लेक्चर तैयार करने की बारी आई, भूल गया, ये तो आप लकी हैं। जब दिल चाहे इस लेक्चर सुने, हाँ टीचर आपके पास है जब दिल चाहे। हाँ कंफ्यूजन हो, जो एडवांटेज लेना चाहते हैं, कहते हैं आज मैंने सारा लेक्चर सुन लिया, इसमें ये 4 पॉइंट नहीं मुझे समझ आए, बाकी मेरे क्लियर है, तो ठीक है टीचर से पूछें। जब टीचर ने आपको क्लास में कहना एनी कंफ्यूजन नहीं कहेंगे, आई विल मूव फर्दर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।